हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तवील अरसा की मेहनत व मशक्क़त और मुसलसल कशीदाकारी के सबब कुदसिया की उंगलियां फिगार और बिनाई ख़त्म हो रही थी। वो भी क्या दिन थे जब वो अपने शौहर अख्तर के साथ सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। गिरचा अख्तर मामूली मुलाजिम था लेकिन रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए घर में दौलत की रेल पेल नहीं थी। कम तनख्वाह में भी उनकी गुजर बिसर आराम से हो रही थी। कुदसिया तो सुकून से थी मगर अख्तर दफ्तरी परेशानियों में घिरा रहता था। वो चूंकि रिश्वत नहीं लेता था इसलिए इसकी अपने अफसरान से नहीं बनती थी। बदकिस्मती से एक बार ऐसा अफसर भी आ गया जिसने इसका जीना दुश्वार कर डाला, यहाँ तक कि उसे एक ऐसे झूठे केस में मुलव्वस करवा दिया गया कि जेल हो गए। बेगुनाह जेल जाने का अख्तर को सख्त सदमा हुआ। ब्लड प्रेशर का मरीज था ही, दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। कुदसिया शौहर के गम में निढाल थी, इसकी हंसती बसती दुनिया उजड़ गई थी। बच्चे छोटे थे और उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। वो लोगों के घरों में घरेलू काम काज करने लगी और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसका बड़ा लड़का पढ़ लिख कर नौकरी पेशा हो गया। छोटे ने भी तालीम मुकम्मल कर ली तो स्कॉलरशिप पर मुल्क से बाहर चला गया। कुदसिया अब उम्र रसीदा और कमजोर हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर की वजह से इसकी तबीयत दुरुस्त न रहती थी। बड़ा बेटा इसके पास था जो माँ का ख्याल रखता था। वो लायक और शरीफ नौजवान था, महल्ले भर में उसकी इज्जत थी। कुदसिया ने बहू लाने का जतन किया तो आसानी से इसे एक मुतवस्सित घराने से रिश्ता मिल गया और वो अपनी पसंद की बहू ब्याह लाने में कामयाब हो गए। नस्र की दुल्हन खूबसूरत थी। वो अपनी दुल्हन को पाकर बहुत खुश था मगर सोफिया खुश न थी क्योंकि शादी से पहले वो अपने महल्ले के एक नौजवान शाहरुख को पसंद करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर ये शादी यूं ना हो सकी कि सोफिया के वालिदैन शाहरुख को पसंद ना करते थे। उन्होंने सोफिया को नस्र से ब्याह दिया, जिसका रंज सोफिया और शाहरुख दोनों को था। नस्र एक सीधा सादा नौजवान था जो सुबह दफ्तर जाता तो शाम गए घर लौटता। सोफिया चंद दिन तो मगमूम मगर बासब्र रही, लेकिन वक्त के साथ गम की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ने लगी। वो अब अपने महबूब की जुदाई से बेसुकून रहती और रोती रहती। सास तकरीबन अंधी थी, वो बहू के आंसू क्या देख पाती। इसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए सोफिया ने दोबारा शाहरुख से राब्ता कर लिया और पुराने अफसाने दोहराए जाने लगे। फिर उसका हौसला बढ़ा और उसने दिन में शाहरुख को घर में बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि इससे बेहतर और महफूज जगह और कोई ना थी। शौहर तो सुबह का गया शाम को आता था और सास अपने कमरे में पड़ी होती थी, बस वो अपने ही घर में शाहरुख से मिलने लगी। शौहर के दफ्तर चले जाने के बाद वो घर का दरवाजा खुला रखती। जब मुकर्रर वक्त पर उसका महबूब अंदर आ जाता वो दरवाजा बंद कर लेती। सास अपने कमरे में दवा खाकर मुंह लपेट कर सो जाती। सोफिया और शाहरुख बेखौफ वक्त इकट्ठे बताते, नस्र के आने से कब्ल वो चला जाता। शुरू में महल्ले वालों ने कोई नोटिस ना लिया। जब ये रोज का मामूल हो गया तो महल्ले वालों का माथा ठनका कि कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार हो यूं रोज तो मिलने नहीं आता। सामने नईम का घर था जो नस्र का दोस्त भी था। इसकी मुतजस्सिस तबीयत ने उकसाया कि खोजना चाहिए, ये बंदा कौन है जो रोज रोज नस्र की गैर मौजूदगी में उसके घर आता है और उसके दफ्तर से लौटने से पहले चला जाता है। नईम की बैठक नस्र के घर के दरवाजे के ऐन सामने थी। उसने कई रोज तक वहां से मुशाहिदा किया तो इसका शक यकीन में बदल गया। उसने नस्र को बता दिया कि दफ्तर चले जाने के बाद तुम्हारे घर एक शख्स आता है और तुम्हारे आने से पहले ही चला जाता है। इसकी बात सुनकर नस्र सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्त ने इसे समझाया कि फौरी तैश में आने की जरूरत नहीं, तुम पहले मामले की अच्छी तरह छानबीन कर लो। नस्र ने यह सोचकर खुद पर काबू रखा कि अपनी आंखों से देखने के बाद ही सोफिया से बाज पर्स करना चाहिए। अगले दिन वो घर से दफ्तर के लिए निकला और दोस्त की बैठक में बैठ गया। हसब मामूल शाहरुख आया और उसके घर के अंदर चला गया। इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अब नस्र एक मिनट भी तवक्कुफ न कर सका और अपने घर का दरवाजा खटखटाया। बीवी ने पूछा, कौन है? नस्र को मजबूरन जवाब देना पड़ा कि मैं हूं, दरवाजा खोलो। खिलाफ तवक्को शौहर की आवाज सुनकर सोफिया हैरत में पड़ गई। उसने शाहरुख को अखबी दीवार से फांद जाने का इशारा किया जहां दीवार के साथ ही चारपाई रखी थी। वो जल्दी से पिछली तरफ कूद गया। फिर सोफिया ने दरवाजा खोला और शौहर के चेहरे को बतला पाकर ठिठक गई। सच सच बताओ, अभी घर में कौन आया था? कोई भी नहीं,
सोफिया ने जवाब दिया, तुमको वहम हुआ है। बीवी के जवाब की परवाह न करते हुए इसने सारे घर में घूम फिर कर देखा। वहां कोई न था। तभी इसकी नजर दीवार के पास खड़ी हुई चारपाई पर पड़ी। समझ गया कि जो भी था इसी चारपाई के सहारे दीवार पर से बाहर को कूद गया है। इसको अपनी जल्दबाजी और हमाकत पर अफसोस हुआ। सोचा कि पहले किसी को घर की पिछली जानिब दीवार के पास खड़ा रखना चाहिए था, फिर दरवाजा खटखटाना चाहिए था। सोफिया ने कहा कि तुमको शक हुआ है। शक की मगर गुंजाइश नहीं थी, जबकि इसने एक शख्स को अपनी आंखों से घर के अंदर दाखिल होते देखा था। इस रोज तो नस्ल गुस्सा पी गया। सोचा कि मैं इस औरत को रंगे हाथों पकड़ूंगा। लावा अंदर ही अंदर पकता रहा। बड़ी मुश्किल से इसने खुद पर काबू रखा हुआ था। हफ्ता गुजरा। एक दिन इसने फिर वही किया। वो सुबह दफ्तर जाने का कहकर घर से निकला, लेकिन दफ्तर नहीं गया, बल्कि दोस्त की बैठक में जाकर बैठ गया। दोस्त से कहा, निगरानी रखो, कोई आता नजर आए तुम घर के पिछवाड़े खड़े हो जाना, ताकि कोई पहले की तरह दीवार कूद कर ना भाग सके। उसने एक खंजर भी कोट की जेब में छुपा लिया और ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई। सोफिया तो इस दिन के बाद से बहुत मोहतात हो चुकी थी। इसने शाहरुख को मना कर दिया था कि अब तुम यहाँ मत आना। बदकिस्मती से इस दिन भी एक शख्स को नसर ने अपने घर के अंदर जाते देखा। इसने महज इसकी पुश्त ही देखी थी। जो ही वो इसके घर में गया, ये भी दौड़कर घर की तरफ चला गया। इसकी बीवी दरवाजा बंद कर चुकी थी। नसर ने दरवाजा खटखटाया और जो ही बीवी ने दर खोला, वो इस पर पिल पड़ा। खंजर निकालकर इसका वही काम तमाम कर दिया। सोफिया की चीख पुकार सुनकर वो शख्स कमरे से निकल आया, जो भी अभी घर में दाखिल हुआ था। नसर पर तो जैसे खून सवार हो चुका था। उसने ये गौर ही नहीं किया कि ये कौन शख्स है, ना उसने कोई सवाल ही किया। बस इस पर खंजर से वार करने लगा, और जब 2-4 वार कर चुका तो अचानक इसको सूझ आ गई कि ये लड़का तो उसकी बीवी का मामू है, जो शादी के दिन भी उनके घर मौजूद था और जिसको वो एक बार पहले देख चुका है। जब तक इसका हाथ रुका, नौजवान फर्श पर गिर चुका था। खून उसके हाथों और शानों से निकल रहा था, लेकिन अभी इसमें कुव्वत मौजूद थी और बेहोश नहीं हुआ था। इस अचानक हमला से हवास बाख्ता हो गया था। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी सोफिया पर गई, जो खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। इसी लम्हे वो भी बेहोश हो गया। इसके बाद नसर खुद ही थाने चला गया, तमाम हालात बताए और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। अफसोस की बात यह है कि असल मुजरिम जो शाहरुख था वो तो बच गया, मगर सोफिया का मामू बेचारा बेगुनाह मारा गया। वो अस्पताल ले जाते हुए ज्यादा खून बह जाने के सबब चल बसा। वाकया ये था कि इस रोज सोफिया की माँ की तबीयत खराब थी। सो उसने अपने सबसे छोटे भाई अहमर को भेजा था कि जाकर सोफिया को इसकी सास की इजाजत से ले आए। अहमर के तो वहम गुमान में न था कि वहां भांजी की दहलीज पर मौत उसकी मुंतजिर खड़ी है और भांजी के कत्ल का सबब भी वही बनने वाला है। शायद किस्मत में उसकी मौत इसी तरह लिखी गई थी। सच है कि गुस्सा एक बेलाग बिला है। ये एक ऐसी आंधी है जो दिमाग के चिराग को बुझा देती है। नसर के दिमाग का चिराग भी फौरी इश्तियाल से बुझ गया और वो गुस्से में ऐसा अंधा हो गया कि शाहरुख और अहमर में तमीज न कर सका कि वो किसको मार रहा है। नसर का भाई मुल्क से बाहर था। इसके केस की पैरवी करने वाला कोई ना था। नईम ने काफी साथ दिया, मगर नसर को जेल जाने से ना बचा सका, क्योंकि उसने खुद थाने जाकर इकबाली बयान दिया था। नसर को सजा हो गई। बूढ़ी माँ उसके गम में तड़पती घर में तन्हा रह गई। एक बेटा परदेश में था तो दूसरा जेल में। कुत्सिया को संभालने और देखने वाला कोई ना था। नईम के घर वाले और हम पड़ोसी उसे संभालते और देखभाल करते थे। वो बेचारी तो बेटे के गम में बीमार पड़ी थी। अंधी होने की वजह से खाना भी खुद ना पकाती थी। सुबह का नाश्ता और खाना नईम की माँ देती थी और रात का हमारे घर से जाता था। नसर को उम्र कैद हो गई और छोटा लड़का न जाने किस मजबूरी के सबब ना आ पाया था, जबकि अंधी आंखें इंतजार में रोती रहती थी। इस वाकया के 7 बरस तक कुद्सिया की आंखें दोनों बेटों के इंतजार में खिली रहीं और आखिरकार वो मौत की आगोश में चली गए। नसर जब रहा हुआ, घर खाली हो चुका और उस पर ताला लगा था। ना माँ रही और ना बीवी। खुदा ऐसी बीवी किसी को ना दे और ऐसा गम भी किसी माँ को ना दिखाए। सच है कि गुस्से की आंधी दिमाग के चिराग को बुझा देती है। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।